हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन की फिजियोलॉजी, कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी, डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, सारा आज हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने वीडियो के आखिरी में बताया था कि मैंने डाइजेशन मतलब सारे जूस पढ़ाए थे, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो मैंने बोला था कि आज मैं स्टार्ट करूँगा इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस। लेकिन हम डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसी में आगे हम पढ़ाएंगे उसको, तो वहाँ कायदे से समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए आज हम फिजियोलॉजी डाइजेशन की स्टार्ट करते हैं। फूड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये नोट डाउन करिए आप। और मैं बताता हूँ बैलेंस डाइट होता क्या है। ये दाल चावल रोटी सब्जी ये नहीं, मैं इसको भी बता चुका हूँ पहले कि आपको बैलेंस डाइट मतलब सब कुछ चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी भी चाहिए, जो है नहीं डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसी को बैलेंस डाइट कहते हैं जो होता है। अब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, जो होता है प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विटामिन एंड मिनरल्स और साल्ट और वाटर के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है। इसके लिए कोई सी एंजाइम या मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमारे बॉडी में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो वही केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस में हम डाइजेशन में पढ़ेंगे कि कैसे इसका डाइजेशन होगा। और जबकि विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, साल्ट हुए, ये तो डायरेक्ट ही ऑब्जर्व हो जाता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस जैसे खाना को लेना, डिसेक्ट करना, और फिर चीविंग चबाना, स्वेलिंग मतलब उसका बोलस बनाना, एनसीईआरटी में लाइन है, ये सब आते हैं केमिकल प्रोसेस में। फिर सलाइवा सिक्रेट होता है, सलाइवा जो है सेलेब्री एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है, तो वो जो होता है केमिकल पार्ट होता है, ये केमिकल पार्ट हो गया। अब हम आगे इसी पे डिस्कस करेंगे, पहले बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है, फिर स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, तब हम आगे डिस्कस करेंगे। जी इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम बकल कैविटी में डाइजेशन पढ़ेंगे। अभी बताया इस सलाइवा के द्वारा डन, मतलब ये सलाइवा बनता है मुंह माउथ बकल कैविटी में, आपको पता है बकल कैविटी में सलाइवा के द्वारा। अब सलाइवा में होता क्या क्या है ये भी हम पढ़ लेंगे। इसमें 99.5% वाटर होता है। इसमें एंजाइम होते हैं सेलेब्री एमाइलेज और लाइसोजाइम। और सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है ये भी हम पढ़ेंगे, लाइसोजाइम क्या करता है ये भी पढ़ेंगे। लेकिन इसका अमाउंट आज देख दिए 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट होता है। इसका पीएच जो होता है 6.8 होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होता है। अब सेलेब्री एमाइलेज क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है। सेलेब्री एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, 6.8 पीएच इसका होता है। पीएच पे सेलेब्री एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। ये जो हम खाना खाते हैं उससे बैक्टीरिया को किल करता है, जो होता है ये लाइसोजाइम। अब बात होती है तो बकल कैविटी में जीभ भी होती है। जीभ का क्या काम होता है, जीभ का काम होता है खाना को सलाइवा को कायदे से मिलाना, जो हम खाना खाते हैं जीभ को में, और फिर वो बोलस बनता है, बोलस फिर ओसोफेगस में जाता है। तो और एक बात आती है एनसीईआरटी के पेट लाइन में, 30% स्टार्च जो होता है, स्टार्च वो जो होता है माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कौन करता है, सेलेब्री एमाइलेज। अभी आपने देखा कि स्टार्च को माल्टोज कन्वर्ट कर देता है। कितने पीएच पे कन्वर्ट करता है, तो सलाइवा का पीएच कितना होता है 6.8। तो 30% स्टार्च जो है वो सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा 6.8 पीएच पे माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि सीधा आंसर जो होता है 30% स्टार्च हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, किसमें, सेलेब्री एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बकल कैविटी पढ़ लिया। बकल कैविटी के बाद क्या आती है, फेरिंक्स, ओसोफेगस, फिर स्टमक आता है। जो होता है फेरिंक्स और ओसोफेगस में
ना कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, नो डाइजेशन होता है जो होता है। फिर ओसोफेगस में काम क्या होता है फायरिंग्स में? ओसोफेगस में एक गोबलेट सेल होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, जिससे खाना आसानी से आगे चला आता है। पेरिस्टाल्सिस होती है, क्रमिक कुंचन हिंदी में कहा जाता है, वो होता है ओसोफेगस में। खाना को दबाए बोलस, माउथ से बोलस बन जाता है गोले के रूप में, ठीक, वो जो आता है। फिर हम वहां जब कोई डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं, डाइजेशन नहीं होगा, तो वहां तो पिछला हम पढ़ चुके हैं ओसोफेगस में क्या होता है, फेरिंग्स में क्या होता है। हम डाइजेशन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जो होता है स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में फूड जो होता है, जो हम खाना खाते हैं, 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। स्टमक फूड स्टोर इन 4 to 5 आवर। एक नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जैसे 2000 की नोट इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ये सब नोट भी इंपॉर्टेंट है, नोट को जरूर देखा करिए। इन स्टमक बोलस इज इंटर एंड काइम इज आउटपुट, मतलब स्टमक में बोलस इंटर करता है लेकिन बाहर काइम जाता है। बोलस मतलब हिंदी अब बता दे, बोलस मतलब गोला, काइम मतलब कीचड़, मतलब वो गोले के रूप में तो आता है, बॉल छोटे छोटे बाल के रूप में तो आता है खाना, फिर यहाँ डाइजेशन के बाद आगे जो है काइम के रूप में ड्यूडेनम में जाता है, क्योंकि स्टमक के बाद तो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम आता है पहला पार्ट, तो जो होता है बोलस आता है और फिर काइम के रूप में बाहर जाता है। फिर होता क्या है, आफ्टर एंट्री ऑफ फूड स्टमक जी सेल स्टिमुलेट एंड सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन। जो होता है जब खाना अंदर आया पेट में, तो जो क्या होता है, फूड को स्टमक देखा तो वो जी सेल जो होती है, स्टमक में सेल होते हैं, पेप्टिक सेल, पेराइटल सेल, जी सेल, ये मैंने पढ़ चुका है पिछला, तो हम सिर्फ डाइजेशन पढ़ रहे हैं आगे। जी सेल जो होती है स्टिमुलेट होती है, जो कि गैस्ट्रिक नामक हार्मोन सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस फिर हम पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस में 95% पानी होता है, वाटर पानी होता है, जो 0.5% HCl होता है। अब HCl कहाँ से सिक्रेट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, पेराइटल सेल से। पेप्सिनोजेन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, जो कि पेराइटल सेल से सिक्रेट होता है। एक और अच्छी जानने योग्य बात, पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है, मतलब कि प्रो एंजाइम होता है। अगर ये प्रो एंजाइम होता है, इसको HCl कन्वर्ट करता है एंजाइम में। ये डायरेक्ट अगर एंजाइम के रूप में होता है तो स्टमक को ही पचा देते हैं ये लोग, ठीक, तो ये सब प्रो एंजाइम है जो कि पेप्टाइड सेल से इंक्लूड होता है। अब कैसे प्रोसेस होता है इसको अब आगे पढ़ेंगे, इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब हम HCl के फंक्शन पे आते हैं। HCl एंटीबैक्टीरियल होता है और फूड को प्यूरिफाइड करता है, एंटीबैक्टीरियल नेचर का और प्रिवेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक। अब HCl काम क्या करता है, ये पेप्सिनोजेन को, इनएक्टिव एंजाइम होता है ना, पेप्सिन में मतलब एक्टिव एंजाइम, पीएच कितना होता है 1.8, ठीक। प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज कर देता है, कौन करता है HCl, मतलब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज कर कौन करता है HCl, प्रोरेनिन को रेनिन में कौन चेंज करता है HCl। फिर कैसीन मिल्क प्रोटीन जो होता है, लिक्विड मिल्क प्रोटीन, इसको रेनिन जो होता है, फिर रेनिन जो होता है पैराकैल्सिनेट में चेंज करता है, वो होता है सॉलिड मिल्क प्रोटीन, मतलब लिक्विड मिल्क प्रोटीन को सॉलिड मिल्क प्रोटीन में। फिर Ca+ कैल्शियम पैराकैल्सिनेट, मतलब कार्ड कैल्शियम पैराकैल्सिनेट में चेंज करता है। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो दूध ही पीते हैं, दूध मिल्क प्रोटीन जो होता है उनका डाइजेस्ट करता है। जो भी खाना मतलब दूध वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनका भोजन तो वही होता है। तो देखिए दही के रूप में, दही तो हम बोल देते हैं दही जैसा होता है, वो कैल्शियम पैराकैल्सिनेट होता है जो होता है, उसके रूप में देखिए बाहर कर देते हैं दूध, जो नहीं पचा पाते, पचाने के बाद वो बाहर कर देते हैं, तो वो सोडियम कैल्शियम पैराकैल्सिनेट होता है। फिर प्रोटीन का डाइजेशन भी पेट में होता है, वो पेप्सिन करता है, मतलब पेप्सिनोजेन को HCl पेप्सिन में चेंज करता है। फिर पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, मतलब पेप्टाइड फॉर्म में चेंज कर देता है। फिर फैट का भी डाइजेशन स्टमक में होता है। फैट जो होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। मतलब कि ओवरऑल इतना होता है, मतलब पेप्सिनो HCl जो होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज करता है, तो पेप्सिन एक्टिव हो जाता है, वो प्रोटीन्स का डाइजेशन कर देता है। फिर प्रोरेनिन को रेनिन में चेंज HCl ही करता है, फिर रेनिन जो है अपना काम करता है, वो मिल्क को डाइजेशन करने में मदद करता है।
तो फैट गैस्ट्रिक लाइपेज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल चेंज कर देता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है स्टमक में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में 30% हो गया है। अब जो भी बचा स्टमक में तो इतना डाइजेशन हो गया, तो स्टमक में अब चर्निंग मूवमेंट होता है। ठीक, चर्निंग मूवमेंट के द्वारा जो खाना हम खाए रहते हैं बोलस के रूप में आए रहता है, फिर वो पेस्ट बना देता है। पेस्ट को ही हम काइम कहते हैं। अब वो पेस्ट पहुंचता कहाँ है? पेट के बाहर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम की अब बात करते हैं कि डाइजेशन अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होगा, तो इसको नोट डाउन करिए, तो हम आगे फिर बताते हैं। अब आगे खाना जो होता है काइम मतलब पेस्ट जो होता है ड्यूडेनम में पहुंचता है, तो वो हाईली एसिडिक होता है क्योंकि HCl होता है, उसका pH 1.8 होता है। तो ड्यूडेनम वहां तो म्यूकस लेयर होती है, वो तो HCl से बचा लेता है, लेकिन यहाँ ये सीधे तुरंत चाहेगा तो पहले मैं अपने ऊपर एसिड की बारिश को रोकूं, तो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्मोन कुछ सिक्रेट होते हैं, तो ये हार्मोन की लिस्ट है। इंटेरोगैस्ट्रॉन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, डियोक्राइनिन, एंटेरोकाइन, विलिकाइनिन। तो सीधे सीधे ड्यूडेनम का पहला काम ये होगा कि हम अपने ऊपर HCl को रोकें, तो इंटेरोगैस्ट्रॉन तुरंत रिलीज करता है। इंटेरोगैस्ट्रॉन का काम क्या होता है? वो HCl के सिक्रीशन को रोकना, तुरंत वो स्टॉप करता है। बाद फिर सिक्रेटिनिन फिर रिलीज होता है, वो भी HCl के सिक्रीशन को रोकता है। और फिर खाने में जो हमारा काइम है इसमें तो HCl है, तो वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, साथ साथ HCl की सिक्रीशन को रोकता भी है। और फिर पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है कि पैनक्रियाटिक जूस को मतलब रिलीज करे। उसमें ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिन, ये सब आप एंजाइम प्रो एंजाइम उसमें होते हैं। साथ में बाइकार्बोनेट भी होता है, जिसका इसका तो pH बेसिक होता है, तो एसिड को बेसिक हो जाएगा खाना जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन, ये CCK इसको बोलते हैं, ये गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है और लीवर को, किसके लिए? बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए। फिर पैनक्रियोजाइमिन, इसको PZ भी बोलते हैं। पैनक्रियोजाइमिन से ही समझ जाना चाहिए कि ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक जूस के लिए। डियोक्राइनिन जो होता है ये ब्रूनस ग्लैंड को सिक्रीट करता है म्यूकस के लिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होती है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अधिकतर सारी ग्लैंड तो वैसे म्यूकोसा में होती है, लेकिन इस सब म्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड होती है, ये मैंने पिछले लेक्चरों में पढ़ा चुका है। फिर इंटेरोकाइनिन, ये जो होता है इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस अभी आगे हम बताएंगे कैसे, और सब तो मैंने जूस पढ़ा दिया, इंटेस्टाइनल जूस अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। ये एंटेरोकाइनिन जो होता है यही हार्मोन स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीशन के लिए। फिर विलोक्राइनिन बचता है। अब हर जगह डाइजेशन तो होता है, ये विलाई को स्टिमुलेट करता है मूवमेंट में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये सारे हार्मोन तो आपने समझ गए ना, इंटेरोगैस्ट्रॉन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, डियोक्राइनिन, इंटेरोकाइनिन, विलिकाइनिन। इसको मैंने पूरा 60 फॉर्म में, इसीलिए पूरे इतिहास को एकदम 60 फॉर्म में ले आके रख दिया, जैसे आपको याद करने में आसानी रहे। ये मैंने सीधे सीधे लिख दिया है, इसमें समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, सीधे याद करने की आवश्यकता है। इंटेरोगैस्ट्रॉन क्या करता है, सिक्रेटिन क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, पैनक्रियोजाइमिन करता क्या है, डियोक्राइनिन, इंटेरोकाइनिन। आप सीधे 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे इसी को ले चलते हैं। अब हम आते हैं इंटेस्टाइनल जूस पे। ये क्रिप्स ऑफ लूबर कोहने से सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी जिसे कहते हैं। क्रिप्स ऑफ लूबर कोहने, ये नाम याद रखिएगा, बहुत टफ नाम है, लेकिन हाँ याद हो जाएगा, 1-2-4 बार पढ़ेंगे। कहाँ से सीक्रेट होता है? क्रिप्स ऑफ लूबर कोहने से, या उसी को इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये 1500 ml पर डे सीक्रेट होता है। इसका pH 7.8 होता है। इसके पहले हमने सब कुछ पढ़ चुका है, जैसे कि बाइल जूस पढ़ चुका, पैनक्रियाटिक जूस पढ़ चुका, गैस्ट्रिक जूस पढ़ चुका, सलाइवा पढ़ चुका। हम आगे हम इंटेस्टाइनल जूस पढ़ रहे हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है लिक्विड्स ऑफ लूबर कोहने से सीक्रेट होता है। ये पर डे 1500 ml सीक्रेट होता है, जिसका pH 7.8 होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मतलब सबको डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन को भी, फैट को भी, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। अब कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन काम करता है, इसमें कौन कौन सा एंजाइम होता है ये देख लीजिए।
अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज और इंटेरोकाइनेज, ये सब एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अब एंजाइम कैसे से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन द्वारा हम बता देंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें 9 आप एंजाइम लिख दिए, एनसीईआरटी में कुल 3-4 हैं, तो 9 पूरे होते हैं तो आप अभी और होते हैं, लेकिन 9 हम मैक्सिमम बता दिया, इससे आगे भी होते हैं। एनसीईआरटी तो थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको थोड़ा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आगे अब इसका फंक्शन हम देख लेते हैं ये क्या करता है। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम बताते हैं इसको, इसके साथ रिएक्शन भी इसकी हम कल बताएंगे, क्योंकि आज हम ज्यादा बता दिए तो आप डाइजेस्ट खुद ही नहीं कर पाएंगे। ये डाइजेशन की यहाँ इसको इतना आप डाइजेस्ट करिए, इसके आगे अब हम कल बताएंगे, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस भी हम पढ़ाते हैं।